हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर अच्छा, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो बताइए मुझे, क्या आपको कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आया या नहीं आया? सर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेफिनेशन भी आप याद कर चुके हैं। सबसे पहले जोरदार स्वागत करेंगे भाई और बहनों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए सेक्शन 220 के लिए। ठीक है, आप समझ चुके हैं, कई बार हमने पिछले लेक्चर में से रिपीट किया है। राइट, सस्ते नशे वाली डेफिनेशन है कि नहीं बात? सस्ता नशा करके जो लोग डेफिनेशन बनाते हैं ना, वो व्हाइटनर आता है ना, व्हाइटनर, है कि नहीं बात? व्हाइटनर को सूंघ के जो लोग नशा करके डेफिनेशन बनाते हैं, ये वो वाली। लेकिन जो व्हाइटनर को नहीं, बिल्कुल होश में रहकर डेफिनेशन बनाई, वो किसने बनाई? यो हनी सिंह, यानी प्रोफेसर हैनी ने। सिंह मत लगा देना, प्रोफेसर हैनी की ही डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, याद आ गया? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। सर याद आ चुकी है बात? तो आज का लेक्चर भाई और बहनों हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक पर ही डिवोट करना है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सर क्या मुद्दे की बातें हैं? मुद्दे की बातें तो मैं आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ही चुका हूं, बस डिटेल में इसको थोड़ा सा जानना है। सबसे पहले कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, या फिर साथ साथ इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी कि ये लिखे भले ही दूर दूर हैं, लेकिन नलायकों ये है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक है ना? राइट, एक कंपनी जो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, अलग से उसका अस्तित्व है। राइट, वो सेपरेट होके भी क्या बनती है? वो सेपरेट तो है, इसलिए वो क्या बनेगी? आर्टिफिशियल पर्सन बनेगी। इसी को समझते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। अब देखो, तो देखिए भाई और बहनों, आपके सामने सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ऑल द रजनी फैंस, तलाइवा आपके सामने है। क्या ये फिल्म में तो रजनीकांत है, लेकिन क्या फिल्म के अकॉर्डिंगली, राइट, ये कौन है? सर फिल्म के अकॉर्डिंगली इनको हम नाम देते थे चिट्टी, यानी कि ये एक रोबोट है। ठीक है जी, रोबोट है चिट्टी। अब समझना ध्यान से, आप ये बात बिल्कुल आसानी से समझने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को, इसी से आपको बात समझ में आ जाएगी। सेपरेट लीगल एंटिटी अगर कॉन्सेप्ट करें तो सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो तीन शब्द है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें से मैं लीगल वर्ड को हटाता हूं, क्या वर्ड लेता हूं? एक सेपरेट और एक एंटिटी। समझ रहे बात? फिलहाल हम क्या ले रहे हैं? फिलहाल हम दो बातों को ले रहे हैं। एक तो हम ले रहे हैं एंटिटी, राइट, और साथ साथ क्या वर्ड ले रहे हैं? सेपरेट। तो सेपरेट एंटिटी की अगर बात करें, यानी एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसा अस्तित्व, वजूद, है कि नहीं बात, जो बिल्कुल अलग है। जैसे तुम्हारा और मेरा, तुम्हारा, हाँ जी, तुम्हारा और मेरा वजूद अलग है या नहीं है? क्या तुम और मैं एक कहलाए जा सकते हैं? ना मुन्ना ना, ठीक है ना? प्यार मोहब्बत में आप कह दो तुम और मैं दो जिस्म एक जान है, लेकिन यहां पे भी हम क्या बोलते हैं? दो जिस्म, ठीक है ना? एक जान। तो अब जान तो एक कह सकते हो, लेकिन जिस्म तो कितने हैं? दो है ना? बस ये दो जिस्म ही अपने आप में क्या कहलाए जाते हैं? सेपरेट एंटिटी। ठीक है ना? क्या कहलाई जाती है? सेपरेट एंटिटी कहलाई जाती है। दो जिस्म एक जान, यानी कि सेपरेट एंटिटी, दो जिस्म सेपरेट एंटिटी है। इसका मतलब सर कंपनी का क्या है? इससे कंपनी का इससे क्या लेने देना है? कंपनी जब बनती है, समझ लो ना, कंपनी जब बनती है, जैसे डेफिनेशन में लिखा, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। जैसे ही आप इस एक्ट में, प्रीवियस एक्ट में जो भी कंपनी को जन्म दे देते हैं, याद है ना, रोटी की तरह, दो जो भी कंपनी को आप जन्म दे देते हो, उसकी सेपरेट एंटिटी बना देते हैं, यानी उसका अस्तित्व अलग करेंगे। क्या करेंगे? उसका अस्तित्व अलग करेंगे। लिख लेना इस वर्ड को, उसका वजूद अलग मानेंगे। जैसे तुम्हारा और मेरा वजूद बिल्कुल अलग है, हम दिखते भी अलग हैं, और कहा यह जाता है कि जो हमारे थंब इंप्रेशन होते हैं, जितने भी करोड़ लोग इस दुनिया में हैं, उन सब के थंब इंप्रेशन बिल्कुल सेपरेट होते हैं। तो वजूद ऊपर वाले ने बिल्कुल क्या बनाया है? अलग ही बनाया है। आइए बात समझ में आई होगी। तो इसे बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। अब क्योंकि जो सेपरेट एंटिटी है, जैसे कि ये रोबोट, ये सेपरेट एंटिटी है, इसको बनाया गया है किसके द्वारा? यानी कि एक इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जन्म दिया गया इंसानों के द्वारा बनाया गया लेबोरेटरी में। और हमारे वो लेबोरेटरी क्या है? पार्लियामेंट।
तो इंसानों के द्वारा जब कंपनी को पार्लियामेंट में बनाया गया तो इसका जन्म यानी कि उस सेपरेट एंटिटी का, है ना, चिट्टी का सेपरेट एंटिटी का जन्म इंसान से नहीं हुआ। इट इज नॉट अ नेचुरल बर्थ, लेकिन ये पार्लियामेंट में इसका जन्म दिया गया। इसलिए क्या वर्ड डालना जरूरी था सर? इसलिए ये वर्ड डालना बहुत जरूरी था, लीगल, जो रेड पेन से मैंने हाईलाइट किया है। राइट, समझ में आई ना बात? अब देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट बिल्कुल अलग, जिसका वजूद, अस्तित्व, है ना, जिसका वजूद, अस्तित्व सेपरेट है, ठीक है, और वो क्या है? एंटिटी, ठीक है ना, यानी कि एक अलग आइडेंटिटी है। और उसका जन्म किसने दिया है? उसका जन्म दिया है कानून ने, लीगल तरीके से उसका जन्म हुआ है, इंसान ने उसका जन्म नहीं किया। राइट, तो वो क्या है? कंपनी। कंपनी का वजूद है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना, वो और उसके मेंबर्स, जैसे ये ओनर्स, ओनर्स को ना क्या बोला जाता है? आप तो महारथी हैं अकाउंट्स के, ठीक है ना। कंपनी के शेयर होल्डर को ही क्या बोला जाता है? कंपनी का मालिक बोला जाता है। बोला जाता नहीं बोला जाता? हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा है हमने। कंपनी के शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक है। तो कंपनी, है ना, जो बिजनेस है, कंपनी अलग है, उसके ओनर और उसके शेयर होल्डर बिल्कुल अलग है। राइट, तो ये सेपरेट वर्ड क्यों डाला गया है? यानी कि शेयर होल्डर से कंपनी क्या है? बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, उसे एक लीगल दर्जा दिया गया। मान लो कैसे? उसे एक चिट्टी का दर्जा दिया गया। आज के बाद आपकी कंपनी क्या बन चुकी है? रोबोट लिमिटेड या चिट्टी लिमिटेड, ठीक है। तो इस चिट्टी को हमने क्या नाम दिया? सेपरेट लीगल एंटिटी। एक अलग से अस्तित्व होगा, एक अलग से वजूद होगा, इसलिए वो सेपरेट कहलाई गई। और उसका वजूद, अस्तित्व किसने दिया, किसने जन्मा? ठीक है, उसका वजूद, अस्तित्व पार्लियामेंट में कानून ने जन्मा। इंसान से बर्थ नहीं हुआ, कानून से बर्थ हुआ, इसलिए से क्या नाम दिया गया? सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। सर इससे होगा क्या? इससे पता क्या होगा? अब ये बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी है। तुम 18 से ऊपर हो तो तुम अपने खुद के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जी हां सर, कर सकते हैं। तुम खुद के लिए सामान खरीद सकते हो। जी हां, खरीद सकते हैं। राइट, तुम अपने खुद के लिए, है ना, ट्रैवलिंग कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। सर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कंपनी चिट्टी रोबोट लिमिटेड है तो कंपनी चिट्टी क्या कर सकती है? खुद के लिए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकती है, खुद के नाम से दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। राइट, और खुद के नाम से ही अपने लिए असेट्स खरीद सकती है। समझ में ना बात? यानी कि आप दुनिया में यही देखते आए हैं, जब भी आपने किसी भी कंपनी से, मान लो रिलायंस से, टाटा से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, राइट, तो आपने रतन टाटा जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, आपने टाटा लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपने मारुति की कार खरीदी तो आपने मारुति के ओनर, ठीक है, राइट, उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, आपने मारुति कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि नहीं बात? आपने रिलायंस के जियो का सिम लिया, ओ जियो दन दना दन, है ना, तो आपने जियो का जो सिम लिया है वो मुकेश अंबानी जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, आपने रिलायंस से कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो ये बात तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले लेक्चर में ही समझ चुके थे कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन और अ कॉर्पोरेट, कि कॉन्ट्रैक्ट राइट्स और ऑब्लिगेशन इंसानों के लिए भी देता है और कॉर्पोरेट के लिए भी देता है। क्योंकि कॉर्पोरेट को क्या माना जाता है? क्योंकि कॉर्पोरेट को भी एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी माना जाता है। राइट, इतनी बात समझ में आती है? सब बिल्कुल समझ में आती है, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। फिर बिल्कुल उससे लिंक करके मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इसे सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन, जुडिशियल मतलब वही जो कानून के थ्रू, है ना, अस्तित्व में आया है। तो दो वर्ड पे गौर देंगे, आर्टिफिशियल और पर्सन। अब ये बताओ क्या चिट्टी ह्यूमन है? ना मुन्ना ना। आर्टिफिशियल पर्सन देखो दिख रहा है तुम्हारे सामने, ठीक है ना, क्या है? आर्टिफिशियल बंदा है। रोबोट को क्या बोल दिया सर? आर्टिफिशियल है। ठीक है जी, बात आर्टिफिशियल है कि नहीं है? तो आर्टिफिशियल और साथ साथ इसको क्या बोला सर? पर्सन भी है। तो चिट्टी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, यानी एक ऐसा इंसान, ठीक है, जो दिखता इंसान की तरह है, काम बिल्कुल इंसान की तरह करेगा, असेट्स खरीदेगा भी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा भी, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब पता क्या हुआ? वो सांस नहीं ले सकता। समझ लो ना, सांस नहीं ले सकता। राइट, जैसे ही वो एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लीगल, सेपरेट एंटिटी लीगल कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो सेपरेट एंटिटी में कन्वर्ट होते ही वो आर्टिफिशियल बंदे का रूप ले लेगा। राइट,
और क्या कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है जो इंसान करता है, लेकिन कुछ काम जो इंसान करते हैं अलग से वो नहीं कर सकता। या जैसे कि खाना, अब इसे खाना खिलाओगे, चिट्टी खाना थोड़ी खाता, चिट्टी को तो तार लिया और ले, शौक लगा 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 लगा, है ना, चार्ज कर दिया। दूसरा सांस लेना, सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन किस पे चल रहा है, ऑक्सीजन पे चल रहा है, सांस पे चल रहा है, सांस लेने हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चिट्टी सांस नहीं लेता, तो आर्टिफिशियल पर्सन खाना नहीं खाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन इंसान की तरह पानी नहीं पिएगा, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है ना, आर्टिफिशियल पर्सन इंसान की तरह सांस नहीं लेगा, और आर्टिफिशियल पर्सन इंसान की तरह शादी भी नहीं करेगा। चाहे चिट्टी की शादी करा दो, मिस्टर चिट्टी मिस चिट्टी, है कि नहीं बात, चिट्टी के लिए कोई चुटिया पकड़ लो आप, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, है कि नहीं बात। यानी कि इंसान के अंदर फीलिंग्स है और भगवान ने सेंसेस दिए, चिट्टी के अंदर फीलिंग नहीं होगी, राइट, और उसको सेंसेस नहीं मिले हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। समझ गए बात। यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी। अब आप समझ चुके हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट एंटिटी है, और जो सेपरेट एंटिटी अस्तित्व में आई है, जो सेपरेट एंटिटी अस्तित्व में आई है कानून के द्वारा, उसे आर्टिफिशियल ही बोला जाएगा, एज अ नेचुरल ह्यूमन नहीं बोल सकते, इसलिए इसे दूसरा नाम क्या दिया गया, आर्टिफिशियल पर्सन। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी, राइट। तो देखते हैं सर क्यों आपने बताया, क्या कुछ ऐसे ही लिखा है, हाँ जी, कुछ ऐसे ही लिखा है, देखो ना क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट मीन्स लीगली सेपरेटेड फ्रॉम द मेंबर्स, यानी कि जो कंपनी है वो उसके मेंबर्स का मतलब यहां क्या है, शेयर होल्डर, वो अपने शेयर होल्डर से बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, यानी शेयर होल्डर और कंपनी का सेपरेट अस्तित्व है, सेपरेट वजूद है कि नहीं बात। दो अलग अलग जिस्म की तरह दोनों बिल्कुल अलग अलग माने जाते हैं, चाहे शेयर होल्डर ने पैसा कैपिटल ही क्यों ना लगाई हो, ठीक है जी बात। दूसरा देखो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली, यानी कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, चिट्टी एक आर्टिफिशियल पर्सन है कि नहीं बात, लेकिन ये काम कैसे करेगा, नलायक कोई काम कैसे करेगा, लेकिन ये काम करेगा सर थ्रू ह्यूमंस, है ना, ह्यूमंस के द्वारा ही उसका काम चलेगा, ह्यूमंस के द्वारा ही चिट्टी काम करेगा। यानी कि जब तक जो प्रोफेसर डॉक्टर थे रजनीकांत, जब तक इसमें वो चाबी नहीं भरेंगे ना, तब तक ये चलेगा नहीं, यानी जब तक चार्ज नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा नहीं, सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा ह्यूमंस के द्वारा, ठीक है, राइट। तो यही बात तो बता रहा हूं मैं आपको। कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, बिल्कुल आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको अस्तित्व अलग दिया है, इसलिए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, एंड बी स्यूड, और कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है इन इट्स ओन नेम। तो कॉन्टेंट मैंने आपको बताया था, अरबाज खान के ऊपर जो केस हुआ था वो एक्चुअली में अरबाज खान के ऊपर नहीं था, वो अरबाज खान प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर था। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, झंडू बाम कंपनी ने ऊपर केस किया कि आपने हमारा ब्रांड नेम गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या है कि झंडू बाम लिमिटेड वर्सेस अरबाज खान प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, तो वो केस क्या बना था, कंपनी वर्सेस कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी का वो केस बना था। बात समझ में आ गई। इसलिए तो लिखा है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, कंपनी किसी और के ऊपर भी केस कर सकती है, और कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है। समझ में आ गई ना बात। सर इसी को डिटेल में पढ़ते हैं, क्या बात लिखी है देखिए ध्यान से भाई और बहनों। सेपरेट लीगल एंटिटी, चलो ऊपर देखते क्या लिखा है। वी हैव सीन the definition given in the company from a layman point of view and legal point of view, but the company form of organization has certain distinctive features that help us to understand the real, है ना, realms का मतलब होता है एरिया, हिंदी में बोले तो क्षेत्र, है कि नहीं बात, क्षेत्र ऑफ अ कंपनी। तो इन कैरेक्टरिस्टिक से आपको एक्चुअली में कंपनी के एरिया के बारे में नॉलेज होगी, तब आप जान पाएंगे एक्चुअली कंपनी होती क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी, समझ चुके हो ना,
सेपरेट, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूं, एंटिटी है। देयर आर डिस्टिंक्ट फीचर बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फीचर होते हैं, लेकिन मोस्ट स्ट्राइकिंग जो आपका दिल और दिमाग हिला देगा ऐसा फीचर कंपनी का है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विज़-अ-विज़। विज़-अ-विज़ को लिखेंगे एज कंपेयर टू, विज़-अ-विज़ का मतलब होता है एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप उसको देखेंगे तो अदर ऑर्गेनाइजेशन से जो उसका मेन स्ट्राइकिंग फीचर है वो है यूनिक कैरेक्टर ऑफ बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि उसका अलग से अस्तित्व होना, लीगल एंटिटी, उसका अलग से वजूद है ना, उसका अलग से अस्तित्व होना, राइट। इन अदर वर्ड्स व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, जैसी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है, क्लोथ, उसे कपड़े पहना दिए जाते हैं लीगल पर्सनैलिटी के, यानी कि उसका भी बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखा जाता है जैसे इंसानों का, उसको भी कपड़े पहना दिए जाते हैं वर्चुअली, है ना, कि उसको देखा जाता है भाई ये कंपनी है, इससे बात कर सकते हैं ना, जैसे भाई ये, अब मैंने कहा ये कंपनी है एक, चलिए क्या लिया है कि नहीं बात, ये कंपनी है, आज के बाद कोई से बोतल नहीं बोलेगा, ये मेरी प्यारी सी कंपनी है ना, कोई बोतल नहीं बोलेगा। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्लोथ विद लीगल पर्सनैलिटी, इसको मैंने कपड़ा पहना दिया, ये कपड़ा किस चीज का, लीगल पर्सनैलिटी का है। आज के बाद इसको कोई बोतल नहीं बोलेगा, आज के बाद इसको कंपनी बोलेंगे, इसके ऊपर कपड़े पहनाए जा चुके हैं लीगल पर्सनैलिटी का, अब ये लीगल पर्सनैलिटी है, आप इससे बात कर सकते हैं, बिल्कुल ह्यूमन समझे इसे, आप इंसान समझे इसे, इंसान, ठीक है ना। बेटा कुछ दिक्कत है, देखो अब ये बोल भी रही है, सर क्या बताऊं बस, है ना, मुंह खोल दो। बहन कैसी है तू, ठीक ठाक काम चल रहा है, बहुत अच्छे से काम करना है हमें, ठीक है ना, बहुत ध्यान रखना है, कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से काम करेंगे, शेयर होल्डर का पैसा जो है टाइमली डिविडेंड देना है, प्रॉफिट अच्छे से कमाना है ताकि वो हमसे खुश रहे, ठीक है, राइट। खाना वाना खाया, खाना नहीं सर, खाना नहीं खाती मैं, अरे हाँ बोल तो रही है, खाना नहीं खाती मैं, पानी में नहीं पीती, ठीक है, तो फिर असेट खरीद ली कोई, हाँ सर कंपनी के नाम पे ऑफिस खरीदा है, वेरी गुड, है कि नहीं बात, असेट खरीद ली, कोई कॉन्ट्रैक्ट, हाँ सर एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया है मैंने, किसके साथ, कुछ लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी में एसेट वगैरह खरीदने का, अरे हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा तभी तो एसेट खरीदोगी, ठीक है, तो बेटा राइट, आज से तुम हमारी कंपनी हो, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, चिंता मत करो, दिलो जान से, है ना, तुम्हारी सेवा की जाएगी, राइट। आज से तुम इंसान की तरह ही हमारे लिए हो, तुम्हें कोई भी कुछ बोलेगा मेरे दिल पे लगेगी बात, ठीक है, तुम मेरे लिए बिल्कुल बच्चे की तरह हो, तो कंपनी बिल्कुल बच्चे की तरह होती है, समझ में ना बात। मैं कौन हुआ, मैं जिसने कंपनी बनाई, अगर मैंने कंपनी बनाई है, मान लो इसका नाम मैंने रखा अंकुर लिमिटेड, अंकुर, मैं इंसान ह्यूमन, मैंने इसका नाम भी क्या रखा, अंकुर लिमिटेड, और मैंने कंपनी बनाई है, ठीक है ना, तो मैं पता कौन होऊंगा, मैं होऊंगा कंपनी का मेन शेयर होल्डर, या मैं होऊंगा कंपनी का प्रमोटर, जिसने कंपनी को बनाया, प्रमोट किया। आगे पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में, जो बात आपको समझ में आ चुकी होगी, रख दूं बेचारी, है ना, परेशान हो रही है, तुम यहां रहो आराम से, ठीक है, अरे गिरना नहीं, ठीक है, यहां रहना है ना। अब देखो कपड़े पहना दिए किसके, लीगल पर्सनैलिटी के, जैसे उसने वो कपड़े पहन लिए लीगल पर्सनैलिटी के, इट कम्स टू हैव द ऑलमोस्ट द सेम राइट्स, उसके सारे राइट्स हो चुके हैं, जैसे उसने कपड़े पहन लिए लीगल पर्सनैलिटी के, उसके सेम राइट्स हैं, सेम पावर है जैसे तुम्हारे और मेरे हैं, राइट। बस ये सांस ही नहीं ले रही, बाकी सब कुछ सेम हमारे जैसा ही है। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कि भले ही मैंने इसको पैसा दिया, इसमें पैसा लगाया, तो ये कौन बन गई, कंपनी, और मैं कौन हो गया, मेंबर यानी शेयर होल्डर, राइट। लेकिन इसकी पर्सनैलिटी मुझसे क्या मानी जाएगी, बिल्कुल अलग मानी जाएगी। अपनी कंपनी कैन ओन, यानी ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ठीक है, और इसने कहा भी ऑफिस खरीदा है सर, अपने नाम से बैंक अकाउंट, पैसे कहां से दिए हैं भाई बालक, पैसे कहां से दिए, सर अपने खाते से दिए। लोन वोन की जरूरत पड़ी थी क्या, नहीं, बिना लोन के कर रहे हैं काम, तो लोन भी ले सकती है, लायबिलिटी भी ले सकती है, और अपने नाम से ही, ए लिमिटेड के नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, ठीक है। प्यारी सी बच्ची है, बहुत बात कर ली, मुंह बंद कर देते हैं इसका, राइट। अब देखो इट इज, अब आप बात बिल्कुल अच्छे समझ चुके, इट इज एट लॉ अ पर्सन इज डिफरेंट ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर कौन हो गए, ठीक है ना, टू द मेमोरेंडम, जिसने कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं। सब्सक्राइबर, जैसे मैं कहता हूं
आप आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, YouTube चैनल, सर मैंने आपका YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया, तो जैसे ही आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, बिल्कुल वैसे ही कंपनी के मेमोरेंडम के ऊपर साइन करने को भी क्या मानते हैं, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, यानी सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। और जो बंदा मेमोरेंडम पे साइन कर रहा है, जो बंदा मेमोरेंडम पे साइन कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर। यानी आपने अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको क्या बोला जाता है, सब्सक्राइबर, राइट। तो कंपनी की एंटिटी उसके मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर से बिल्कुल अलग होती है। यानी एक सब्सक्राइबर वो होते हैं जो मेमोरेंडम पे साइन करते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है सर मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम कंपनी का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ बातें लिखी होती है, जैसे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड है, कंपनी से कौन लोग जुड़े हुए हैं, कंपनी की कैपिटल कितनी है, ऐसी बातें मेमोरेंडम में लिखी होती हैं। और जो बातें मेमोरेंडम में हम लिख देते हैं, कंपनी का नाम क्या है बहन तेरा, ए लिमिटेड, कैपिटल कितनी है 1 करोड़ की, है कि नहीं बात, प्लेस कहां पे है, नोएडा, ऐसी बातें जो कंपनी में लिखी जाती है उसके मेमोरेंडम में लिखी जाती है। तो जो बंदा साइन करेगा, जैसे मैंने उसके मेमोरेंडम पे साइन कर दिए, तो मैं कहलाया जाऊंगा सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। इसका मतलब यह है कि ये मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि कंपनी में जो बातें लिखी गई हैं, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, है कि नहीं बात, जो भी लिखी गई है बातें, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो कंपनी को जेल भेज दोगे क्या, कंपनी को भेज दोगे क्या, भैया मैंने गबन कर दिया 1000 करोड़ का, राइट। फिर मैंने बोला कि भैया मैंने तो सब कंपनी के काम से किया है, कंपनी के खातों से किया है, ठीक है ना, तो कंपनी को जेल भेज दोगे क्या, नहीं। तो फिर जेल कौन जाएगा, एक्चुअली में ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, काम किसके द्वारा किया जा रहा है, काम तो ह्यूमंस के द्वारा किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया। तो ह्यूमन जो उसके पीछे साइन करे बैठे हैं कि हम मेन काम कंपनी की तरफ से हम करेंगे, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, राइट। तो इसके मेमोरेंडम पे जो साइन करता है वो होता है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। और मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की बहुत मेन और मुद्दे की बातें लिखी होती है, जैसे नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है, कंपनी का क्या कैपिटल है, ठीक है ना, ये सब बातें लिखी होती हैं। इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट। इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल उससे अलग है जो उसको बना रहे हैं, यानी कि मुझसे इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग मानी जाएगी, ठीक है। इसे इसलिए ही हम आर्टिफिशियल पर्सन भी बोल रहे हैं कि ये एक इंसान है। बोतल मत बोल देना इसे आज के बाद, क्या बोलोगे, कंपनी है प्यारी सी मेरी, है कि नहीं बात, इंसानों की तरह दर्जा देना है। एवरी मेंबर कैन कॉन्टैक्ट विद द कंपनी। अब सुनो ध्यान से, एवरी मेंबर, जैसे मैं मेंबर मतलब शेयर होल्डर, ठीक है ना, शेयर होल्डर कैन कॉन्टैक्ट विद द कंपनी, राइट। जब आप शेयर खरीदते हैं, अकाउंट्स में क्वेश्चन करते हैं, तो आपने सब्सक्रिप्शन मनी दिया होता है, अलॉटमेंट मनी दिया होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो है कि मैं पैसे दूंगा पूरे, आप मुझे क्या देंगे, आप मुझे शेयर देंगे, ठीक है ना। एक्वायर राइट अगेंस्ट इट, मेंबर का राइट भी है, अगर मुझे शेयर नहीं मिले तो मैं केस कर सकता हूं कंपनी के ऊपर कि मेरे साथ बेईमानी की जा रही है। इनकर लायबिलिटी टू इट, और उसके ऊपर लायबिलिटी भी चढ़ाई जा सकती है। फॉर द डेट, लेकिन सुनना बात ध्यान से, अगर कंपनी के ऊपर कोई उधारी चल रही है, कंपनी के ऊपर, कंपनी की बैलेंस शीट किसकी होगी, कंपनी की ही तो होगी। तो अगर कंपनी की कोई बैलेंस शीट है और वहां पर कोई लायबिलिटी आ रही है, ठीक है, तो लायबिलिटी के लिए सिर्फ क्रेडिटर ही कंपनी को स्यू करेंगे, मेंबर नहीं करेंगे। मेंबर पागल थोड़ी है, लायबिलिटी के लिए स्यू कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो पैसा किसका लगा है, मेंबर का ही लगा है। कंपनी के ऊपर अगर कोई भी आंच आई तो पैसा किसका डूबेगा, शेयर होल्डर का, मेंबर का ही तो पैसा डूबेगा। इसलिए जज साहब ने क्या बोला, सिर्फ क्रेडिटर ही डेट के लिए स्यू करेंगे एंड नॉट इट्स मेंबर स्यू नहीं कर सकते। जो बात मैंने आपसे बोली, देखो वही बात लिखी है, ठीक है। कंपनीज कैन कैपेबल ओइंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से सब कुछ करती है, मैं आपको बता चुका हूं, है ना, ये बोल भी रही थी, सर मैंने ऑफिस भी लिया है। ऑल्दो द कैपिटल एसेट कंट्रीब्यूट बाय द शेयर होल्डर, पैसा कौन देता है, पैसा तो कंपनी में हम दे रहे हैं, शेयर होल्डर, मैंने शेयर ले रखे रिलायंस के, पैसा तो हम दे रहे हैं। आपने अकाउंट से क्वेश्चन किए, पैसा कैपिटल किसने लगाया, इंसानों ने लगाया, उसे हम शेयर होल्डर बोला, है कि नहीं बात। लेकिन कंपनी उस पैसे को लेकर अपने नाम से, ठीक है ना, अपने नाम से ही असेट्स खरीदती है। द कंपनी बिकम द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड असेट्स, राइट। समझ में ना बात, द शेयर होल्डर आर नॉट द प्राइवेट एंड जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। यानी एक बात देखो, अगर
अगर कंपनी के नाम पर कोई असेट्स है, राइट, मैंने कंपनी के शेयर रखे, मान लो मैंने रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, ठीक है, और रिलायंस के ऑफिस जो हमारे घर के पास है, वहां मैं गया, मैंने कहा भैया मैं रिलायंस का बहुत बड़ा शेयर होल्डर हूं, पता है मैंने 5 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, ठीक है, तो वहां जो एम्प्लॉय बैठे, हाँ सर होगा, ले रखे होंगे आपने, मैंने कहा ले रखे होंगे, 5 लाख के शेयर ले रखे हैं भैया, रिलायंस की एसेट पे मेरा अधिकार है, लैपटॉप हुआ रिलायंस का मेरा, ठीक है ना, ये लैपटॉप मैं लेके जाऊंगा भैया, ये लैपटॉप मेरा हुआ, मैं रिलायंस का लैपटॉप लेके जाऊंगा। क्या मैं रिलायंस के ऑफिस से रिलायंस का लैपटॉप उठा सकता हूं कि भैया मेरे पास रिलायंस के शेयर है, तो रिलायंस के ऑफिस का कोई भी लैपटॉप मैं अपना मानूंगा, क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने पैसा लगाया, तो इतना तो बनता है यार, 5 लाख में से अगर थोड़ा सा ले भी ले तो दिक्कत क्या है, ले लोगे क्या, बताना ना मुन्ना, ना मुन्ना, ऐसा मत सोच लेना। ऐसे ही मैंने पता लगा इंडियन ऑयल का है, एक्चुअली मेरे पास है भी, मेरे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, ठीक है जी, मेरे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जहां पेट्रोल डलवाते हो आप भी, उसके शेयर्स हैं, राइट, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए के IOC के शेयर हैं, मैं गया इंडियन ऑयल के पंप पे पेट्रोल या डीजल डलवाने अपनी कार में, जैसे मैं वहां पहुंचा, मैंने कहा ये जो एक मशीन है ना, पेट्रोल पंप की मशीन, पंप जो है ये वाला मशीन, ये मेरी है भाई, देख शेयर देख, वैल्यू देख, मैंने शेयर ले रखे 1 लाख रुपए का, आज के बाद ये मशीन मेरी हो गई, इसमें सिर्फ मेरा ही नेम प्लेट लगेगी, मशीन ओनली फॉर अंकुर सर, और वही इस पे पेट्रोल है ना डलवाएंगे, इससे वही डीजल डलवाएंगे। अब बताओ क्या वो मशीन मेरी होगी, बताना। शेयर होल्डर अगर मैं हूं तो क्या शेयर होल्डर होते हुए भी मैं कंपनी की असेट पे अधिकार रख सकता हूं? ना मुन्ना ना, मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं रिलायंस के ऑफिस में घुसकर लैपटॉप ले आऊं, भैया रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, लैपटॉप दे दो एक, या फिर मैं IOC पेट्रोल पंप पे जाऊंगा और क्या बोलूंगा, पेट्रोल पंप मेरा नहीं है लेकिन एक मशीन मेरी होगी, इतने के तो शेयर मैंने ले रखे हैं, जब सबने कहा ना, ऐसे काम नहीं करना। आप सिर्फ क्या है, शेयर होल्डर है, और आपको क्या माना जाता है, आपको माना भी ओनर जाता है, लेकिन आज ये बात पता लगी ओनर वर्ड कहना हमारे लिए बेइज्जती है, ठीक है। अकाउंट्स वाले सर ने क्या बताया होगा, शेयर होल्डर जो कंपनी पैसा लगाते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं सर, वो कंपनी के तो ओनर माने जाते हैं, ठीक है ना, बहकाने के लिए, बहकाने के लिए। एक बात बताओ, अगर मुझे शेयर होल्डर, मैं तो एक शेयर खरीद लूं तो भी मुझे शेयर होल्डर बोला जाएगा और मुझे ओनर बोला जाएगा, तो अगर मैं किसी भी कंपनी के शेयर खरीद के उसका मालिक बन गया, ओनर बन गया, ठीक है ना, वो सिर्फ पता क्या है, वो सिर्फ किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आप ओनर सिर्फ पैसों से रिलेटेड ही है, यानी कि आप सिर्फ ओनर पता किसके लिए माने जाते हैं, वोट करने के लिए। सुन लेना ध्यान से, बहुत राज की बात है, कोई बताएगा नहीं आपको, ये बहुत राज की बात है, सिर्फ वोट करने के लिए मैं ओनर सेंस में बोला जाता हूं, एक्चुअली मैं कंपनी के एसेट्स का मालिक ही नहीं हूं। अगर मैं ओनर हूं, अगर मैं ओनर हूं तो मैं यूज क्यों नहीं कर सकता कंपनी के एसेट्स को, ना आप मुझे लैपटॉप दे रहे, ना मुझे पेट्रोल की कोई मशीन दे रहे, दे तो रहे नहीं हो आप, है कि नहीं बात, तो फिर मुझे ओनर क्यों कह रहे हो, ओनर कहने तो बेइज्जती है। अब मेरे पास पता, मैं अगर आप मोबाइल दिखाऊं अपना तो आपको दिखेगा कि मैंने कम से कम 25-30 कंपनी के शेयर ले रखे हैं, तो मैं पता क्या बोलूंगा, ऐसे मत समझ लेना, पता है 30 कंपनी का मालिक हूं मैं, रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, ऐसी ऐसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं मैंने, टॉप कंपनी के इंडिया के, मारुति, है कि नहीं बात, सब इन सब के शेयर ले रखे हैं मैंने, तो रिलायंस, महिंद्रा, मारुति, इन सब का शेयर वो हूं मैं मालिक, तो शेयर होल्डर को मालिक बोला जा रहा है, तो मैं शेयर होल्डर की जगह अपना क्या नाम यूज कर रहा हूं, मालिक हूं, मैं मालिक हूं, तो लोग तुम हंसोगे नहीं हंसोगे, ऐसे लोग भी हंसेंगे क्या बोल रहा है, ये भी शेख चिल्ली है बिल्कुल, है कि नहीं बात। तो एक्चुअली में मालिक वर्ड देना, ओनर वर्ड देना किताबी बातें होती हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में मालिक नहीं होते। शेयर ले लो, चुपचाप घर बैठ रहो, है ना, रॉब नहीं जमाना कि मैं मालिक हूं कंपनी का। तो फिर ओनर किस सेंस में बोला गया, तो राज की बात भाई और बहनों जान लो, ओनर बोला गया सिर्फ वोटिंग के लिए, मतलब कल को, है ना, मैं आपको दिखा भी दूंगा, कल को अगर कोई रिलायंस को नया काम करना है, महिंद्रा को नया काम करना है, ठीक है, तो वो एक मीटिंग रखेंगे जिसे बोलते हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग, मीटिंग में वोट होगी, ठीक है, और जिसकी वोट 50% से ज्यादा हो जाएगी वो काम हो जाएगा। रिलायंस ने बोला कि भैया हम पाकिस्तान में भी जियो खोलेंगे, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें। रिलायंस ने क्या बोला, हम पाकिस्तान में खोलेंगे जियो, पाकिस्तान में भी, और जियो दन दना दन, और जियो दन दना दन, पाकिस्तान में भी। मैंने कहा ना, पाकिस्तान में नहीं खोल सकते आप, ये क्या बात हुई भाई। मुकेश अंबानी जी ने बोला भैया बिजनेस इज बिजनेस, धंधा तो धंधा है, पाकिस्तान से मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, बिजनेस ग्रो होना चाहिए। तो मुकेश अंबानी की नहीं चलेगी तब वोटिंग होगी, वोटिंग में क्या देखा जाएगा कि भैया जिस
तरफ पल्ला भारी होगा, यानी जिस तरफ वोट ज्यादा होंगे उसकी सुनी जाएगी। तो पता लगा जब वोटिंग हुई तो 90% लोगों ने वोटिंग में नो बोला। ना मुन्ना ना, कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में बिजनेस खोलने की। 90% लोगों ने नो बोला, या मान लो 60% लोगों ने नो बोल दिया। तो इसका मतलब क्या है, वोटिंग के थ्रू, है ना, आप नहीं खोल सकते। और पता लगा बहुत सारे लोगों ने, 50% से ज्यादा लोगों ने, मान लो 70%, 75% क्या हुआ, वोटिंग आ गई यस। तो तुम और मैं कितनी ही देशभक्ति दिखा दें, लेट जाए, जान दे दें अपनी, लेकिन वोटिंग के हिसाब से, कानून के हिसाब से यस में वोटिंग आई है, यस का पलड़ा भारी है, तो पाकिस्तान में सिम बिकेगा, जियो खुलेगा। यानी कि तुम और मैं मालिक है सिर्फ किसमें, वोट देने में। जो तुम और मैं बोलेंगे ना वोटिंग में हाँ, तो हाँ होगी, और तुमने मैंने बोल दिया ना, तो ना होगी। बस मेजॉरिटी इकट्ठी करनी है। मेजॉरिटी आप जानते हैं, मोर देन 50% इकट्ठे करने हैं। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी डिटेल में। इससे देखो क्या लिखा है, इसलिए ही लिखा है शेयर होल्डर आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। शेयर होल्डर भले कंपनी के मालिक कह दिए जाएं, लेकिन वो कंपनी के प्रॉपर्टी के ओनर नहीं माने जाते। ठीक है ना, आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। राइट, आगे देखते हैं। पहले इसी से रिलेटेड जो चीज है पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही मजेदार केस पढ़ाने वाला हूं। जो क्या लिखा है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है जी बात, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या लिखा है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन द नेचुरल बर्थ। यानी कि कानून इसका जन्म देता है, नेचुरल बर्थ नहीं होता। ये बात डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे, कंपनी लीगल या जुडिशियल, यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कह दो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कह दो, इसलिए उसकी आइडेंटिटी लीगल होती है। हम डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल में। इट इज अ पर्सन, उसे इंसान के जैसा दर्जा दिया जाएगा। उसे मैंने कहा ना, इसे कोई बॉटल नहीं बोलेगा, इसे इंसान के जैसा दर्जा देना है, क्योंकि इसको किसके क्लोथ्स पहना दिए गए हैं। ठीक है ना, क्लोथ्ड विद द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, उसे इंसानों जैसे राइट्स दिए गए हैं। तो आज के बाद ये कंपनी, है ना, इंसानों की तरह मानी जाएगी, इसे कोई बॉटल नहीं बोलेगा। ठीक है ना, ऑन द वेरी सीरियस नोट। फर्दर द कंपनी बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी। फिर से वही बात रिपीट, ऊपर वाली, अपने खुद के नाम से प्रॉपर्टी ले लो, अपना खुद का बैंक अकाउंट खोल लो, लोन ले लो, लायबिलिटी ले लो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, वही बात रिपीट है। राइट, सेम टू सेम। इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, सेम बात, एक्वायर राइट अगेंस्ट लायबिलिटी, ये सब बात जो हमने ऊपर पढ़ ली। ठीक है, कंपनी कर सकती है, केस भी कर सकती है, उस कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है अपने नाम से। यानी कंपनी वो हर काम कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन करता है, एक्सेप्ट नेचुरल पर्सन जो करता है वो सारे काम कंपनी करेगी, लेकिन कुछ काम जो नेचुरल पर्सन करते हैं वो कंपनी नहीं कर पाएगी। जैसे कंपनी को जेल नहीं भेज सकते अगर फ्रॉड किसी कंपनी ने किया। जैसे मैंने आपको बताया था सत्यम का केस, सत्यम के केस की वजह से 2013 एक्ट ने जन्म लिया। सत्यम ने अगर बहुत बड़ा फ्रॉड किया, है ना, 1000-2000 करोड़ का फ्रॉड कर दिया था, तो जो भी फ्रॉड किया गया सत्यम के द्वारा, क्या सत्यम जो एक बॉटल है, तो मैं क्या बोल दूं कि बॉटल को जेल भेज दो, ले जाओ, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले। क्या बॉटल को जेल भेज दोगे ना? पता क्या हुआ था, सत्यम के डायरेक्टर्स को भी जेल हुई, क्योंकि डायरेक्टर के डायरेक्शन पर ही कंपनी काम करती है। और सबसे दुख की खबर, जो सत्यम के चार्टेड अकाउंटेंट थे जिन्होंने उनकी फेक बैलेंस शीट पे साइन किए गए, उनको भी जेल हुई और उनकी डिग्री ICAI ने जब्त कर ली, यानी वापस ले ली। तो ये सब किया जा सकता है। कंपनी के खिलाफ क्या करोगे, कंपनी तो बंद हो जाएगी, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन उसके पीछे जो लोग कल्प्रेट थे, है ना, उनको सजा दी जाती है। तो ये लिखा है, इसलिए कंपनी को जेल नहीं भेजेंगे, कंपनी के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनको जेल होगी। कंपनी शपथ नहीं खा सकती, कंपनी शादी नहीं कर सकती, ठीक है ना, और कंपनी कोई प्रोफेशन यानी कि सलाह मशवरा नहीं कर सकती। हेंस इट इज अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस में तो वो लीगल पर्सन ही है, बस ये सारे काम आप कंपनी को नहीं करने देते। राइट, ये कंपनी कर नहीं पाती। अगला पॉइंट देखो, बिल्कुल सिंपल क्या लिखा है, एज अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन एक्ट ओनली थ्रू द सम ह्यूमन एजेंसी। यानी कि वो किसी इंसान के थ्रू काम करता है। चिट्टी कैसे काम करता है ना, अपने बॉस के थ्रू काम करता है, ऐसी वो ह्यूमन एजेंसी पता है कौन होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर के थ्रू काम किया जाता है। हम तो सिर्फ वोटिंग करते हैं। अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो मैं मुंबई थोड़ी जा रहा हूं जियो का काम करने, मैंने तो पैसा लगा दिया। भाई साहब मुकेश अंबानी आप कमाते रहना, मुझे तो क्या देना है, प्रॉफिट का हिस्सा देना, डिविडेंड मुझे देते रहना।
तो कंपनी किसके थ्रू काम करती है? डायरेक्टर। सबसे मेन डायरेक्टर, सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। नाम में क्या लिखा है? मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। तो कंपनी कैसे मैनेज हो रही है? अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के थ्रू। और रिलायंस के मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश अंबानी, है ना। तो मिस्टर मुकेश अंबानी रिलायंस के मैनेजिंग डायरेक्टर है। द डायरेक्टर कैन नॉट कंट्रोल द अफेयर ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी। यानी डायरेक्टर कंपनी के एजेंट की तरह काम करता है, यानी कंपनी प्रिंसिपल, डायरेक्टर, एजेंट। बट दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द मेंबर। लेकिन डायरेक्टर मेंबर के एजेंट नहीं होते। समझ रहे हो बात को? यानी कि अगर कंपनी के डायरेक्टर ने फ्रॉड किया, राइट, सत्यम की बात करते हैं फिर से। सत्यम ने जो फ्रॉड किया वो डायरेक्टर के थ्रू किया, डायरेक्टर की ही बेईमानी थी सारी और पकड़े भी गए। तो अगर डायरेक्टर को जेल होगी तो डायरेक्टर किसका एजेंट माना गया? डायरेक्टर माना गया कंपनी का एजेंट। यानी एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता है म्यूचुअल एजेंसी। याद आ गया? म्यूचुअल एजेंसी का जो रिश्ता है वो कंपनी और डायरेक्टर के बीच में, डायरेक्टर और मेंबर्स के बीच में नहीं है। मैंने सत्यम के शेयर ले रखे थे, ठीक है, मान लो मैंने सत्यम के 100 शेयर ले रखे थे, उनकी वैल्यू थी मान लो 1 लाख रुपए। तो मेरे 1 लाख रुपए डूब गए, कंपनी बंद हो गई, खत्म कहानी, मेरे 1 लाख रुपए डूब गए। तो डायरेक्टर के चक्कर में, डायरेक्टर की बेईमानी के चक्कर में मुझे भी जेल होगी क्या? और मेरे जैसे अगर हजारों शेयर होल्डर हैं तो हजारों शेयर होल्डर जेल जाएंगे? नहीं ना। हमारी गलती क्या? हमने तो पैसा लगाया भाई साहब। आप क्या कर रहे हो कंपनी के अंदर हमें तो पता ही नहीं लगता। हम तो 31 मार्च के बाद पीएनएल देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट में से देखते हैं बताओ भैया डिविडेंड कितना दोगे, खुश हो जाते हैं भाई डिविडेंड मिला, इतना मजा आ गया, है कि नहीं बात? तो इसका मतलब कंपनी की गलती की सजा डायरेक्टर को दी जाती है, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी का एजेंट होता है। मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को नहीं दी जाएगी, क्योंकि डायरेक्टर मेंबर्स का एजेंट नहीं होता। यही बात लिखी है। दे यानी डायरेक्टर्स आर नॉट द एजेंट ऑफ मेंबर। शेयर होल्डर के एजेंट नहीं होते, है ना। समझ में आ गई बात? द डायरेक्टर कैन आइदर देयर ओन थ्रू द कॉमन सील कैन ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट। जो डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर, वो अगर कंपनी के लिए काम करता है, कंपनी के बिहाफ पे काम करता है, तो बताया था पिछले क्लास में कॉमन सील ठप्पा, वो ठप्पा डायरेक्टर लगाता है कंपनी का और फिर उस पर खुद साइन करता है। तो ये माना जाता है, दो चीजें जरूरी है, ठप्पा और साइन। तो अगर ठप्पा लग के साइन होगा तो ये माना जाएगा कि ये काम कंपनी के द्वारा किया गया है, सेपरेट लीगल एंटिटी के द्वारा किया गया है, चिट्ठी के द्वारा किया गया है, इसके द्वारा किया गया है, ठीक है। इसको ऑथेंटिकेट किसने किया? इसके काम को डायरेक्टर ने। मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड इस बात की श्योरिटी, गारंटी, ऑथेंटिकेशन देता हूं कि इसके जो भी काम है वो मेरी देखरेख में होते हैं। तो काम इसके हैं, नाम इसका है, ठीक है ना, असेट भी इसकी है, लायबिलिटी भी इसकी है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी इसके हैं, पर गारंटी ऑथेंटिकेशन मैंने दी है एज अ डायरेक्टर कि मैं इसके बिहाफ पे काम करता हूं। आयो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसलिए कॉमन सील ही हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। दस अ कंपनी कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब आती है बात सर कॉमन सील यानी कि कंपनी की स्टैम्प, कंपनी का ठप्पा, राइट। अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ये बात समझ में आ चुकी है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, सांस नहीं ले रही पर अस्तित्व दे दिया गया है, वजूद दे दिया गया है, ठीक है ना, राइट। इट इज नॉट बेस्टोड विद द बॉडी ऑफ नेचुरल बीइंग, यानी कि उसकी ह्यूमन बॉडी नहीं है, आर्टिफिशियल बॉडी है। देयरफॉर वो किसके थ्रू काम करेगी? वो काम तो ह्यूमन बीइंग के थ्रू ही करेगी। जो कौन है अभी हमने पढ़ा, वो ह्यूमन बीइंग कौन है? अभी ऊपर पढ़ा, डायरेक्टर के थ्रू काम करेगी। इसलिए कंपनी की खुद की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, पर वो काम कंपनी का है। ये प्रूफ कैसे होगा? ठप्पे से होगा, ठप्पे से यानी कि कॉमन सील से, स्टैंप से। कॉमन सील मतलब कंपनी की स्टैंप से, राइट। और कंपनी की स्टैंप भी क्या मानी जाएगी? ऑफिशियल सिग्नेचर माने जाएंगे कंपनी के, यानी कंपनी के स्टैंप, कंपनी की स्टैंप इजिकल टू सिग्नेचर, है ना। कंपनी की स्टैंप इजिकल टू सिग्नेचर ऑफ कंपनी, राइट। बात डेटा घुटनों तक जा रहा है, नहीं जा रहा सर? बिल्कुल जा रहा है। विच इज एफेक्ट बाय द ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। जो स्टैंप है वो कोई भी लगा ले, स्टैंप तो चाहे आप लगा दो, मैं लगा दूं, कंपनी का डायरेक्टर लगा दे, कोई एम्प्लॉय भी लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? डॉक्यूमेंट्स पे लगाने। द कॉमन सील इज सील यूज बाय द कॉर्पोरेशन एज अ सिंबल ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, इसका सिंबल दिखाता है। लेकिन
लेकिन इसमें साथ में किसके डायरेक्ट साइन चाहिए होते हैं? साइन ऑफ डायरेक्टर भी चाहिए होते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊं क्यों। खाली इसके स्टैम्प से अगर कॉन्ट्रैक्ट होने लगे तो पता है क्या है, रिलायंस के अंबानी साहब कहां बैठे हैं? मुंबई। टाटा मुंबई, है कि नहीं बात? मैंने क्या किया, नोएडा में गया, स्टैम्प वाले से बोला भैया ये देख सिंबल रिलायंस का दिख रहा है ना, सिंबल रिलायंस का, बिल्कुल एग्जैक्टली इस सिंबल की स्टैंप बना दे। राइट, उसने बिल्कुल एग्जैक्टली सिंबल की स्टैंप बना दी। ठीक है, और मैंने वो स्टैंप धनाधन पेपर पे येलो स्टैंप येलो स्टैंप येलो स्टैंप बेच दी है रिलायंस की सारी प्रॉपर्टी। तो रिलायंस की सारी प्रॉपर्टी जो बेच दी वो मेरी हो जाएगी। सिर्फ स्टैंप लगाने से ही रिलायंस की सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी, है कि नहीं बात? नहीं ना। तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला भाई साहब अगर स्टैंप लगानी हो, स्टैंप बनवानी तो दुनिया में कोई भी स्टैंप बनवा लेगा, अपनी गली के बाहर स्टैंप बन जाती है। ठीक है, राइट। तो फिर खाली स्टैंप से अगर आप ऐसे काम कर दोगे तो दुनिया तो बेच देगी, है ना? फिर तो वर्ल्ड की कंपनीज बिक जाएंगी स्टैंप बनने से। उसके साथ जरूरी क्या है? उसके साथ जरूरी है सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। फिर भैया 2015 में एक ऐतिहासिक डिसीजन आया। ऐतिहासिक क्या बोला गया कि कॉमन सील यानी कि स्टैंप ठप्पा ऑप्शनल है। राइट, आप चाहो तो कंपनी की स्टैंप बनवाओ, आप चाहो तो कंपनी की स्टैंप मत बनवाओ। ठीक है ना? राइट, अगर आपकी कंपनी की स्टैंप है तो आपके हर एक डॉक्यूमेंट पे वो स्टैंप लगनी जरूरी है। अगर आपकी कंपनी की स्टैंप नहीं, आपने बनवाई नहीं है, तो स्टैंप मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है स्टैंप लगाने की। ऐसा क्यों है? राइट, ऐसा इसलिए है कि सिर्फ स्टैंप लगाना, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो रेशनल फॉर द अमेंडमेंट दैट कॉमन सील इज सीन एज रेलिक ऑफ मिडिवल टाइम्स, है ना, मिडिवल टाइम का रेलिक मतलब सिंबल, एक सिंबल है। ठीक है ना, शाही सिंबल नहीं होते थे, राजा महाराजा चले आ रहे हैं, राजा महाराजाओं ने क्या किया, अपनी एक ऑफिस की सील स्टैंप लगा दी, राज्य की, हमारे राज्य की महिष्मती सिंहासन, है ना, राज्य की क्या है ये सील है। तो उन्होंने कहा यार ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, ये छोड़ो। इवन यूके में तो, है ना, यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, कभी दिल पे ले लो सर उत्तराखंड। ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूके में तो स्टैंप खत्म हो चुका है मामला 2006 में। अब अगर मेरी कंपनी की स्टैंप नहीं है जो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कह रहे हो सर मैं तो अपनी कंपनी की स्टैंप बनवाऊंगा, तो क्या बनवा नहीं सकता? बनवा सकते हो। स्टैंप अगर बनवानी है बनवाओ, तो स्टैंप के साथ डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके स्टैंप नहीं है तो उनका क्या होगा? जिनके स्टैंप नहीं है उनके यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट 2 डायरेक्टर साइन कर दे, है ना, राइट। या फिर और लग रहा है बीच में, या फिर 2 डायरेक्टर या फिर 1 डायरेक्टर प्लस 1 कंपनी सेक्रेटरी। बात समझ में आ रही है? घुटनों तक जा रही नहीं जा रही? सर बिल्कुल जा रही है। अगर किसी सिग्नेचर पर, है ना, या सॉरी किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर की जरूरत है, वो कंपनी की तरफ से हो रहा है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि 2 डायरेक्टर उस पर साइन कर दें, या फिर 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दें। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अगर आपने दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन लिया तो हम ये मानेंगे इट इज द साइन ऑफ कंपनी ऑथेंटिकेटेड, इट इज अ साइन ऑफ कंपनी ऑथेंटिकेटेड बाय द डायरेक्टर्स। आई होप बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब अगली बात देखो, बहुत ही शानदार केस, कंपनी एक्ट का पहला केस। राइट, सर ये केस किसके ऊपर बेस्ड है? सर ये केस बेस्ड है मेंबर डज नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। कुछ समझ नहीं आया सर? बिल्डिंग से ऊपर निकल गई बात। अभी समझाता हूं तुम्हें। केस का नाम देखो क्या है, मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। क्या याद रखेंगे? मैकोरा, ठीक है, वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। केस देखो क्या, केस में भैया बहुत ही जबरदस्त बात हुई। ये भाई साहब, ये पता कौन है? ये मैकोरा है जो ऐसे करके मुस्कुरा रहे हैं, ये भाई साहब मैकोरा, राइट। इनकी बैलेंस शीट है, लेकिन ये बैलेंस शीट किसकी है? एम लिमिटेड की। मैकोरा ने क्या कंपनी खोली? मैकोरा ने खोली एम लिमिटेड। तो मुझे बताओ, मैकोरा अलग हुआ और एम लिमिटेड एकदम अलग हुई,
अलग हुई कि नहीं हुई? सर बिल्कुल अलग हुई, बिना किसी टेंशन के। राइट। बिजनेस किसका करता था मैकोरा? मैकोरा बिजनेस करता था टिम्बर का, ठीक है, लकड़ियां काटता था, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, है ना, तो लकड़ी की काठी बनाता था, टिम्बर बिजनेस करता था। बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अब मैकोरा टिम्बर का बिजनेस कर रहा है, लेकिन कंपनी है एम लिमिटेड, यानी कि मैकोरा अलग, मैकोरा अलग, राइट, और कंपनी उसकी अलग। बोथ आर सेपरेट एंटिटी। ये अलग एंटिटी है और एम लिमिटेड तो सेपरेटली का एंटिटी है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। अब उसके गोडाउन में बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हैं, लकड़ियां पड़ी हैं उसके गोडाउन में। उसने सोचा यार गोडाउन में आग लग गई, ठीक है, राइट, बारिश आ गई या कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा सामान जल जाए, इंश्योरेंस करा लेता हूं। सुनना बहुत ही जबरदस्त बात। अब भाई साहब इन्होंने पता क्या किया, मैकोरा भाई साहब ने इंश्योरेंस कराया, कंपनी के पास गए। वो कंपनी थी नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी। मैकोरा ने प्रीमियम भरना शुरू किया। किसने प्रीमियम भरा? मैकोरा ने, ठीक है जी बात। ह्यूमन बीइंग मैकोरा खुशी खुशी प्रीमियम भर रहा है कि भैया कभी कोई दिक्कत हुई तो मेरी एसेट्स बची रहेगी, स्टॉक बचा रहेगा। प्रीमियम भरना शुरू किया। अब स्टॉक किसके नाम पे? टिम्बर किसके नाम पे? टिम्बर है ऑन द नेम ऑफ मैकोरा लिमिटेड। जितने भी टिम्बर है, स्टॉक है, वो मैकोरा लिमिटेड के नाम पर है। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अब हुआ क्या, हादसा हुआ, आग लग गई, आग, ठीक है जी, आग लग गई और सारी की सारी लकड़ियां जल गई, एक्सीडेंट हो गया। अब मैकोरा कह रहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। इंश्योरेंस की चाबी निकाली, बिल्कुल कांजीलाल मेहता की तरह, जमीन खोदी, इंश्योरेंस की चाबी निकाली, इंश्योरेंस वाले से पैसा लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना। फायर ब्रेकआउट हो गई, आग लग गई, इंश्योरेंस वाले के पास गए। मैकोरा ने बोला भाई साहब मेरा स्टॉक खराब हो चुका है, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, ऐसा करो इंश्योरेंस निकालो, इंश्योरेंस निकालो। अब कंपनी वाले, ठीक है ना, कंपनी वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले वो होशियार निकले। इंश्योरेंस कंपनी ने ये बोला कि भाई साहब हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते आपको, राइट सर, नो इंश्योरेंस पेड, हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे, ये कंपनी वालों ने बोल दिया। बहुत ही भयानक बात। अब ये बहुत गुस्से में कह रहा क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, इतने साल से प्रीमियम भरता रहा हूं, इंश्योरेंस नहीं देगा। बात कहां तक पहुंची? दूर तक, दूर तक मतलब कोर्ट तक बात पहुंची। पहले आप खुद सोच के देखो, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ही मजेदार केस है, वन ऑफ द, है ना, फाइनेस्ट केस, जो मतलब सुन के पढ़ के मजा, आत्मा को तसल्ली होती है। अब बताओ इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? राइट, डिटेलिंग आपको मैंने बताई दी है, ध्यान से बताओ इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? मैकोरा एम लिमिटेड के टिम्बर है, ठीक है, उनमें आग लग चुकी है, राइट, प्रीमियम, है ना, जिंदगी भर तक मैकोरा ने कंपनी को प्रीमियम भरा है कि नहीं बात, और जब आग लगी तो कंपनी ने मना कर दिया इंश्योरेंस देने से, तो प्रीमियम मैकोरा खुद भर रहा था कंपनी को, ठीक है ना। चलो हिंट देता हूं, प्रीमियम भर रहा था मैकोरा ऑन इट्स ओन नेम, यानी कि प्रीमियम मैकोरा के नाम से जा रहा था। यही छुपी है राज की बात, ठीक है। नालायक को अब भी नहीं पहचान रहे? हे भगवान, क्या दिन देखने को मिल गया मुझे, ये नालायक बच्चे पहचान नहीं रहे। क्या इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा? इंश्योरेंस प्रीमियम देने के बाद क्या कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को मैकोरा को पैसे देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे भैया, देने पड़ेंगे। प्रीमियम नहीं भर रहा क्या? बिल्कुल गलत जवाब, लगा लो काटे। सुनो ध्यान से, खतरनाक चीज सुनना। जब ये बात सामने आई तो इनके वकीलों ने, जो बहुत मतलब हाईली क्वालिफाइड मुझे लगे, इन्होंने पता क्या बोला? इन्होंने बोला असेट किसकी जली? असेट किसकी खराब हुई? कंपनी की। असेट जो खराब हुई वो असेट खराब हुई एम लिमिटेड की। किसकी खराब हुई? एम लिमिटेड की, यानी कि एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी की असेट खराब हुई, इसकी असेट खराब हुई, ठीक है, राइट।
तो अगर इसकी एसेट खराब हुई है तो पैसे किसको देने हैं? इस कंपनी को देने हैं। तो प्रीमियम कौन भरेगा? प्रीमियम कौन भरेगा? प्रीमियम तो कंपनी के द्वारा भरा जाना चाहिए, है कि नहीं बात? तो एसेट खराब हुई एम लिमिटेड की, ठीक है, तो प्रीमियम भी किसे देना चाहिए था? एम लिमिटेड को देना चाहिए था। प्रीमियम भी किसे देना चाहिए था? एम लिमिटेड को देना चाहिए था। प्रीमियम कौन दे रहा है? प्रीमियम दे रहा है मैकोरा अपने नाम से। मैकोरा कह रहा भैया क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, कैसी बातें कर रहे हो ये, ठीक है। वो कह रहा हाँ मैं प्रीमियम दे रहा हूं, मैं प्रीमियम दे रहा हूं। अच्छा मैं प्रीमियम दे रहा हूं ना, तो मैं कंपनी का मेजर शेयर होल्डर हूं, 99.99% शेयर मेरे नाम पे, मैं प्रीमियम दे रहा हूं, तो भैया अब तो पैसे मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, तो शेयर होल्डर हूं। जज साहब ने क्या बोला? भैया कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, आप सेपरेट पर्सन है, शेयर होल्डर और कंपनी दोनों डिस्टिंक्ट सेपरेट एंटिटी मानी जाती है, आप उसे इंसान का दर्जा दें। किस इंसान का लॉस हुआ? एम का लॉस हुआ, ठीक है। तो प्रीमियम किसे देना चाहिए था? एम को देना चाहिए था, राइट, तभी उसके लॉस की भरपाई होगी। प्रीमियम एम ने दिया ही नहीं तो उसके लॉस की भरपाई हम करेंगे नहीं। प्रीमियम किसने दिया? प्रीमियम दिया मैकोरा ने। मैकोरा ने प्रीमियम दिया, जिंदगी भर मैकोरा ने पैसे दिए, तो लॉस भी किसका होना चाहिए था? लॉस भी तो मैकोरा का होना चाहिए था। जज साहब ने क्या बोला? सुनना ध्यान। जज साहब ने बोला जिसने प्रीमियम दिया, जिसने प्रीमियम दिया अपने नाम से, ओन नेम, मैकोरा अपने नाम से प्रीमियम भर रहा था बेचारा, जिसने प्रीमियम दिया उसका लॉस नहीं है। समझ रहे हो? ये बातों को ध्यान रखना, जिसने प्रीमियम दिया उसका लॉस नहीं है, और जिसका लॉस है, जिसका लॉस है उसने प्रीमियम नहीं दिया तो उसको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा नहीं। दोनों बातें समझ में आ रही हैं? फिर से रिपीट कर लो, दोनों बातें समझ में आ रही है ना? हाँ सर समझ में आ रही है बिल्कुल। जिसने प्रीमियम दिया, है कि नहीं बात? जिसने प्रीमियम दिया, जिसने प्रीमियम दिया उसका लॉस ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रीमियम किसने दिया? मैकोरा का, तो मैकोरा की तो एसेट जली नहीं। और जिसकी एसेट जली वो कौन है? सेपरेट एंटिटी एम लिमिटेड। जिसकी एसेट जली, जिसका लॉस हुआ एम लिमिटेड का, तो एम का लॉस हुआ, एम ने आज तक प्रीमियम ही नहीं दिया था, यानी एम ने तो इंश्योरेंस कराया नहीं है, इंश्योरेंस ने कराया मैकोरा ने। तो जिसने इंश्योरेंस कराया है उसका लॉस ही नहीं हुआ, और जिसका लॉस हुआ उसने आज तक इंश्योरेंस नहीं कराया। तो दोनों बातों को समझ पा रहे हो? यही तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। जो प्रीमियम भर रहा है वो ह्यूमन है, जो ह्यूमन प्रीमियम भर रहा है उसका लॉस नहीं हुआ, और जो लॉस खाए बैठा है, जिसका लॉस हुआ है आर्टिफिशियल पर्सन, उसने आज तक प्रीमियम ही नहीं भरा, उसने आज तक प्रीमियम ही नहीं भरा। तो भाई तेरा लॉस हुआ है, तूने प्रीमियम ही नहीं भरा, है कि नहीं बात? तो लॉस की भरपाई हो ही नहीं सकती। और जो प्रीमियम भरता आ रहा अपनी जेब से, अपनी जैसे प्रीमियम भरता आ रहा है, उसकी एसेट ही नहीं जली, उसका लॉस ही नहीं हुआ। तो जज साहब ने बोला भाई जब तेरा लॉस ही नहीं हुआ तो पैसे किस बात के, घर जा। और एम से क्या बोला? एम लिमिटेड से, एम लिमिटेड से बोला कि तुम्हारा लॉस भले ही हुआ है, तुम्हारा लॉस भले ही हुआ है, लेकिन तुमने आज तक प्रीमियम ही नहीं भरा, तो फिर तुम्हें किस बात का क्लेम? तुम भी घर जाओ, दोनों घर। समझ गए? यही मजा है सेपरेट लीगल एंटिटी का। जो प्रीमियम दे रहा है, ठीक है, उसका लॉस ही नहीं है, और जिसका लॉस है, जिस सेपरेट एंटिटी का, आर्टिफिशियल पर्सन का लॉस है, उसके नाम से प्रीमियम ही नहीं गया, तो ये भी घर गया। दोनों घर चले गए। मैकोरा केस हार गया, इतना खतरनाक केस भी हारा, साथ में जो जिंदगी भर प्रीमियम के पैसे भरे हैं, जो जिंदगी भर प्रीमियम के पैसे भरे हैं, वो पैसे भी गए, राइट। इसलिए जज साहब ने क्या बोला? इसलिए जज साहब ने बोली बात, अब समझना बात, कोई भी अगर कंपनी का मेंबर है, क्योंकि मैकोरा तो क्या था 99% शेयर होल्डर था ना, कोई भी अगर कंपनी का मेंबर है, राइट, उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं माना जाता। वो ये नहीं कह सकता कि इंश्योरेंस प्रीमियम तो मैं दे रहा हूं लेकिन भरपाई एम सेपरेट एंटिटी की कर दो, ऐसा नहीं होगा। इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, यही केस है। देखो एम, अब देखो इतना सा लिखा है, मजे ले लिया किताब वालों ने, इतना सा लिखा है, केस इतनी डिटेल का है। एम वॉज द होल्डर नियरली ऑल द शेयर, यानी अगर कंपनी के 100 शेयर हैं तो एम के पास 99 शेयर हैं, ठीक है, टिम्बर कंपनी है। ही वॉज ऑल्सो मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का क्रेडिटर भी वही, यानी उसने कंपनी को उधार भी उसने दे रखा है, ठीक है। एम इंश्योर्ड द कंपनी टिम्बर इन हिज ओन नेम। सबसे खतरनाक बात जो है वो यही है, इन इट्स ओन नेम। पूरा का पूरा केस, सारा का सारा केस इसके ऊपर बेस्ड है। टिम्बर वॉज लॉस्ट इन फायर
M claimed insurance compensation held that insurance company was not liable. इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम देने की जरूरत नहीं, क्यों? As no shareholder has any right in the item of property owned by company, for he has no legal or equitable interest in them. क्योंकि उसका कंपनी के एसेट में जो लॉस हुआ है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कंपनी के एसेट अलग है भाई, 2% अलग है। इसने गलती क्या करी? गलती क्या करी? अपने नाम से प्रीमियम भरता रहा कंपनी के एसेट के लिए। तो जज साहब ने कहा ये दोनों अलग अलग एंटिटी है, जिसका लॉस हुआ उसने कभी प्रीमियम भरा ही नहीं अपने नाम से, और जिसने अपने नाम से प्रीमियम भरा उसका लॉस ही नहीं है। अब इतना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण केस बस 4 लाइन में खत्म कर दिया, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता, पर मुझे उम्मीद है आपको बहुत डिटेल में ये केस मैं समझा चुका हूं। सर मजा आ गया, तसल्ली हो गई, क्या केस था सर। अब बच्चों वाली बातें, खेल खत्म आज का। परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, ये गाना बजेगा, हम रहे ना रहे, रहेंगी सदा यहां प्यार की ये दास्तां, है कि नहीं बात जो मैंने बताया। अनंत काल तक कंपनी ने तो अमृत पी रखा है, राइट। जब तक कंपनी लिक्विडेशन की स्थिति में ना आ जाए तब तक मेंबर आते जाएंगे जाते जाएंगे, हम रहे ना रहे, रहेंगी सदा यहां कंपनी की दास्तां, ठीक है ना। मेंबर में डाई और चेंज, मैंने आज सारे शेयर बेच दिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, आईओसी के, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बेचने से कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। बट कंपनी गोज ऑन जब तक कि वो वाइंड अप की नौबत ना जाए, बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, अनंत काल तक का जीवन, ठीक है। शेयर, द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इनफाइनेटली बट दैट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। समझ में ना बात, कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंस द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ अलोन कैन ब्रिंग इट्स एंड। कंपनी कानून ने बनाई है, कानून ही उसे खत्म करेगा, और वो प्रोसेस किसमें लिखा है? कंपनी के लिक्विडेशन यानी कि कंपनी के डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में, जो आप फाइनल में जाके पढ़ेंगे। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर। मेंबर बार बार मैं तुम्हें बता रहा हूं कौन होता है मेंबर, का मतलब है यहां शेयर होल्डर। सर बात समझ में आ चुकी है। और अगली मजेदार बात, लिमिटेड लायबिलिटी, जो आप पार्टनरशिप एक्ट से पढ़ते आ रहे हैं। क्या कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? कंपनी के मेंबर्स की, सॉरी, क्या कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी, मेरी लायबिलिटी क्या अनलिमिटेड होगी? मान लो अगर कल को इंडियन ऑयल कंपनी बंद हो जाए, वाइंड अप हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, और वहां से कॉल आए, ट्रेन, हेलो, हाँ भैया बताओ, इंडियन ऑयल से बोल रहे हैं। हाँ सर बोलिए। अरे सर वो कंपनी बंद हो रही है ना, तो आपके तो 1 लाख रुपए हैं हमारे पास। मैंने कहा 1 लाख रुपए के शेयर ले रखे हैं मैंने, आपके कंपनी के क्या कर रहे हो, वापस दोगे क्या? सर वो तो गए, वो तो कंपनी बंद हो गई तो वो गए, साथ में कुछ और लॉस भी बकाया कंपनी का करोड़ों रुपए का, तो छोटा कंट्रीब्यूट करेंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। एक काम करो, अपना घर बेच के ना 30-40 लाख रुपए हमें ट्रांसफर कर दो, तो क्या मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए अपना घर बेच दूं? है कि नहीं बात। यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में तो पार्टनर के घर से पैसा जाता है कि नहीं बात। बच्चों के खिलौने, टीवी, फ्रिज, छोटे की चांदी की चम्मच, बीवी के गहने, है ना, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, उनके गहने, कोई बीवी बच्ची बेच दो, है ना, उनके गहने वगैरह सब बिकेंगे और लायबिलिटी पे ऑफ होगी। लेकिन कंपनी में जितना पैसा मैंने लाख रुपए आईओसी को दे रखा है, सिर्फ वही डूबेगा, है कि नहीं बात। छोटे बालक की चम्मच चांदी की, बीवी के गहने, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप सब बचा रहेगा। इसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। आप अच्छे से जानते हैं, कोई ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत है ही नहीं। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर डिपेंड अपॉन द काइंड्स ऑफ कंपनी फॉर विच ही इज अ मेंबर। वी नो दैट कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। सर कितनी बार बोलोगे एक ही बात बार बार, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ो ध्यान से। इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अब देखो एक तो कंपनी होगी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, नाम से पता लग रहा है, आपने जो अकाउंटिंग में क्वेश्चन भी किए वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के ही क्वेश्चन किए हैं। यानी कंपनी के मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, घर से पैसा नहीं देना, ठीक है। डेट ऑफ द कंपनी, समझ रहे हो, डेट कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज है, उधारी है, इन टोटलिटी डू नॉट बिकम द डेट ऑफ द शेयर होल्डर। ये बात बिल्कुल GKPL कर लेना, घोट के पी लेना, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, चांद तारे लगाएंगे। डेट ऑफ द कंपनी डू नॉट बिकम द डेट ऑफ द शेयर होल्डर। हाँ सर बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम, ठीक है जी। यानी जितने रुपए के शेयर मैंने कंपनी के ले रखे हैं, मेरी लायबिलिटी उतनी ही है। और टाइप्स ऑफ कंपनी में आपने, अकाउंट्स में भी, टाइप्स ऑफ कंपनी में भी आपने बहुत शिद्दत से पढ़ी हैं बातें। यानी जितने रुपए के शेयर मैंने कितने रुपए के ले रखे,
कितने रुपए के लिए रखे हैं मैंने शेयर? आईओसी के 1 लाख रुपए के, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 1 लाख रुपए की। ज्यादा से ज्यादा आईओसी क्या कर लेगी? 1 लाख रुपए रख लेगी मेरे, बात खत्म। घर से नहीं दूंगा बिल्कुल भी। इन नो केस, यही बात लिखी जो मैंने कही, इन नो केस, किसी भी केस में शेयर होल्डर को ये नहीं बोला जाएगा टू पे मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर, कि आप जितनी भी अनपेड वैल्यू उससे ऊपर दें। यानी कि मान लो अगर कई कंपनी क्या करती है, उन्होंने भैया सब्सक्रिप्शन मनी मंगा लिया, अलॉटमेंट मनी मंगा लिया, फर्स्ट कॉल मंगा ली, चौथी कॉल थी 2 रुपए मान लो, है ना, जैसे आप अकाउंट में क्वेश्चन करते हो 2 रुपए की, तो चौथी जो 2 रुपए की कॉल थी ना, कंपनी ने ये बोला हम चौथी कॉल को अभी कॉल नहीं कर रहे, राइट, अभी हमें पैसे की जरूरत नहीं है, 2 रुपए पर शेयर अपने पास रखो। मेरे पास 1 लाख शेयर थे लेट से, तो कंपनी ने बोला सर 1 लाख शेयर पे अभी 2 रुपए की कॉल बाकी है, तो आप अभी 1 लाख शेयर अपने पास ही रखो, अभी आपको वो पैसे देने की जरूरत नहीं, 2 रुपए की कॉल हम अभी नहीं मंगा रहे, हमें जब जरूरत पड़ेगी, सुनना ध्यान से, कंपनी ने बोला हमें जब जरूरत पड़ेगी, जब हम इन नीड होंगे, तब हम आपको चिट्ठी भेज देंगे, मेल कर देंगे, फोन कर देंगे, और क्या बोल देंगे, जो आपका अनपेड कॉल है ना सर, जो आपकी अनपेड कॉल है उसको पेड कर दो। अब मेरे 1 लाख रुपए के शेयर थे, इनटू 2 रुपए की कॉल अनपेड थी, तो मेरे कितने बनते? 2 लाख। तो जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, या लाइबिलिटी कोई कंपनी की आएगी, तो मुझसे ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू मंगाई जा सकती है? ठीक है ना, अनपेड वैल्यू मंगाई जा सकती है, यानी कि मुझसे 1 लाख शेयर इंटू 2 रुपए, है ना, 2 लाख रुपए की वैल्यू मंगाई जा सकती है। इससे ऊपर तो वो मुझे कह ही नहीं सकते, इसलिए लिखा है मेंबर इन नो केस, हो ही नहीं सकता कि आपको बोल दें कि आप अनपेड वैल्यू से ज्यादा पैसे दे दें, ठीक है ना, राइट, एनीथिंग नॉट एनीथिंग मोर देन अनपेड वैल्यू, आपको अनपेड वैल्यू यानी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा की डिमांड वो कर ही नहीं सकते। आई बात समझ में आ चुकी होगी। कुछ कंपनी पता क्या होती है, कुछ कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखो ये जो 2 कंपनी है, एक कंपनी है लिमिटेड, है ना, लाइबिलिटी कंपनी, एक है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में तो मैं पैसे पहले दे देता हूं और फिर मुझे शेयर मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सारे पैसे देते हैं, जब अकाउंट में क्वेश्चन करते हो, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब दे दी, फिर मुझे शेयर अलॉट हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो गारंटी कंपनी होती है ना, गारंटी कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनको शुरू में पैसे चाहिए ही नहीं होते ज्यादा, जैसे कि आजकल, है ना, आईटी की कंपनी स्टार्टअप कंपनी हो गई, राइट, जैसे कि स्टार्टअप भी कैसे, जो ऐप बेस्ड कंपनी होती है, ठीक है ना, एप्लीकेशन, राइट, जैसे हमने भैया इंस्टीट्यूट का कोचिंग का ऐप बना लिया, राइट, तो भैया मैं कंपनी हूं जो ऐप डेवलप करता हूं, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए नहीं, मेरे पास एक लैपटॉप होना चाहिए और मेरे दिमाग में कोडिंग होनी चाहिए, जो आजकल ऐड आता है ना, ठीक है, राइट, भैया बिल गेट्स ने कोडिंग शुरू कर दी थी 10 साल की उम्र में, और भैया वो 30-40 साल में तो अमीर इंसान बन गया। ऐसे अपने बच्चे को अभी से ही कोडिंग सिखाएं और उसको ऐप बनाओ, टीवी में ऐड भी आते रहते हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है, अरे मेरे बच्चे ने ना 5-7-8 साल का बच्चा, उसने ऐप बनाई है, उसके लड़ रहे कि ये ऐप वो खरीदना चाहते हैं, राइट, ऐसे ही ऐप बनाने वाली कंपनी है, राइट, ऐप बना दी, पैसा क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जब एड्स में दिखा रहे हैं कि एक बच्चा, एक छोटा बच्चा ऐप बना सकता है, तो घर में बैठ के आप ऐप बना रहे हैं, कंप्यूटर चाहिए, तो कोई पैसे नहीं चाहिए ना, तो उन्होंने बोला कि भाई पैसे हमें अभी चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी ऐसी है जिसमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। लेकिन कुछ शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के, वो क्या कहते हैं, गारंटी देते हैं कि चलो अभी पैसे नहीं चाहिए ना, जिंदगी में कभी पैसे की जरूरत हुई, है ना, भाई को कॉल करना, बिना झिझक भाई को कॉल करना। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, राइट, लेकिन उसको कॉल पता है कब जाएगी, ओनली व्हेन कंपनी गोज इन लिक्विडेशन, जब कंपनी का लिक्विडेशन यानी कंपनी का डिसोल्यूशन होगा। यानी कि गारंटी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें उस कंपनी के शेयर होल्डर पैसा देने की गारंटी देते हैं, और वो भी गारंटी जब ही पैसा देना है गारंटी का, जब वो कंपनी बंद होगी। द मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंड अमाउंट ऑफ गारंटी, यानी कितने के लिए लायबल होंगे। मैंने अगर उस कंपनी को, ऐप कंपनी को मैंने गारंटी दे दी 5 लाख की, भाई साहब मेरी तरफ से गारंटी है आपकी कंपनी को 5 लाख रुपए दूंगा, तो 5 लाख से ज्यादा तो मुझे देने ही नहीं है, ना वो मुझसे मांग सकते। लेकिन वो 5 लाख भी कब देने हैं, 5 लाख भी देने हैं जब कंपनी बंद होगी, यानी कंपनी के अंतिम समय पर, अंतिम संस्कार पर, समझ रहे हो ना, जब कंपनी का विसर्जन हो रहा होगा, लोग रो रहे होंगे, ये क्या हो गया, कंपनी डूब रही है, कंपनी लिक्विडेट जा रही है,
तब ही 5 लाख रुपए आपको कंपनी को दे देने हैं, राइट। However, if it is unlimited company, the liability of member is unlimited. एक्चुअली में एक कंपनी होती है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ये किताबों में है, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई कंपनी ऐसी नहीं बनाई जाती जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दो। अगर आपने उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और पार्टनरशिप में भैया फर्क क्या रह गया? पार्टनरशिप में भी घर से पैसा जाएगा, ले जाओ घर बेच के ले जाओ अगर लाइबिलिटी अभी भी बाकी है तो। और अनलिमिटेड कंपनी है, उसमें भी अगर कंपनी बंद होगी तो जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को अपने घर से पैसा देना पड़ेगा। मतलब मैं अपने घर बार टीवी, फ्रिज, छोटे बच्चे की चांदी की चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे नहीं, सिर्फ उनके गहने वगैरह खिलौने ही बेचने पड़ेंगे, है कि नहीं बात? तो फायदा क्या उसका? तो जज साहब ने क्या बोला? किताबी बातें हैं पर पढ़ लो, किताब में भी ये बात जिंदा है। अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी है तो लाइबिलिटी जो मेंबर की है वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी, जस्ट लाइक शेम टू शेम पार्टनरशिप में जैसे हम पढ़ते आए हैं। आई होप बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको आज का लेक्चर समझाया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपको यह समझ में आनी चाहिए बात कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्या होती है। आगे का लेक्चर इसी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए मैं मिलता हूं नए लेक्चर में, एक नई उम्मीद, एक नई कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दुआओं में याद रखिए।